Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. सो हाई एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ फेज इक्विलिब्रियम ऑन यूट्यूब। तो हमने पहले लेक्चर में क्या देखा था? हमने पहले लेक्चर में देखा था कि आपको फेजेस किस तरह निकालने हैं, है ना, फेजेस किस तरह आइडेंटिफाई करने हैं। अब इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आपको कंपोनेंट्स किस तरह पता करने हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स पता करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा। ठीक है, डेफिनेशन आपके पास क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक बार मेरे साथ डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम उसको समझेंगे। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर रिक्वायर्ड, एक एक वर्ड को समझेगा इसमें। ठीक है, रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ, टू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ द सिस्टम। इस डेफिनेशन को समझने के लिए सही ढंग से देखो, सबसे पहले हम की पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं कि डेफिनेशन में की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, एक तो है यहाँ पे मिनिमम, कुछ मिनिमम नंबर चाहिए। किनका चाहिए? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, यहाँ पे इनको ये भी बोल सकते हो केमिकल स्पीशीज। ठीक है, दैट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर फेजेस होंगे, ज़रूरी नहीं है एक ही फेज़ हो, आपके पास मल्टीपल फेजेस भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको हर फेज़ की ना कॉम्पोजिशन पता करनी होती है। कॉम्पोजिशन का मेरा मतलब है कि कितनी वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट है, आपको वो पता करनी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ केमिकल स्पीशीज़ का रिक्वायरमेंट होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आपके पास यहाँ पे वाटर है। ठीक है, वाटर लिक्विड है, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द वाटर वेपर्स। ठीक है, वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? इसको हम दिखा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है, क्लोज कंटेनर में आपके पास यहाँ पे वाटर है लिक्विड स्टेट में, वो इन डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ? वेपर स्टेट में। ठीक है, क्लोज कंटेनर है, उसमें ही दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ पाएंगे, तो इक्विलिब्रियम में आए। राइट, तो यहाँ पे देखो आपके पास दो फेज है ना, टोटल फेजेस कितने हैं यहाँ पे आपके पास? दो। तो मतलब आपको दोनों फेजेस की कॉम्पोजिशन पता करनी है। कॉम्पोजिशन पता करनी है मतलब उसमें कितना क्या प्रेजेंट है। अब देखो दोनों में वाटर ही प्रेजेंट है, मींस कि दोनों में H2O एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ही प्रेजेंट है। तो मेरे को केवल H2O पता करने की ज़रूरत है टू डिटर्मिन द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ द फेजेस। क्यों? क्योंकि दोनों फेजेस मेरे प्योर हैं और उसमें कुछ नहीं है ना। तो वेपर्स के लिए भी मेरे को H2O ही पता करना है, लिक्विड के लिए भी मेरे को H2O ही पता करना है। सो ये आपके पास एक वन कंपोनेंट सिस्टम है। अब हम इक्वेशंस पे नहीं आ रहे, अभी हम समझ रहे हैं। इक्वेशन तो मैं आपको करवाऊंगा ही, उससे तो आप झटाक से निकाल सकोगे बहुत आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले देखो, केमिकल स्पीशीज़ का मतलब क्या है? कोई भी केमिकल कंपाउंड जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला H2O है, जैसे हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमने बोला सॉल्ट्स में NaCl है। ठीक है, बोले अगर सॉल्ट में NaCl है या कुछ भी हो गया, NO हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, ये कौन है? जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, सो दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज़ बेसिकली जो भी आपको इक्वेशन में दिख रही होंगी सारी केमिकल स्पीशीज़ ही होंगी। ठीक है, हर किसी की अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली व्हाट आई सेड कि आपको केवल H2O की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं इसमें सॉल्ट डिजोल्व कर दूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें? मैंने इसमें NaCl डिजोल्व कर दिया। अब जब मैंने NaCl डिजोल्व कर दिया तो ऊपर वाले फेज के लिए तो मेरे को H2O की ही ज़रूरत है कॉम्पोजिशन बताने के लिए, बट नीचे वाले फेज में केवल H2O बताने से काम नहीं चलेगा। आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेंगी कि आपका NaCl कितना है और आपका H2O कितना है। ठीक है, सो अगर हम ओवरऑल बात करें दोनों फेजेस की, तो आपको यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट्स हुए, यहाँ पे टोटल दो कॉम्पोनेंट्स हुए। यहाँ बोल सकते हो कि आपको दो
स्पीशीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, मिनिमम दोनों, टू डिटरमाइन कॉम्पोजिशन ऑफ द टू फेजेस। ठीक है, टू डिटरमाइन द कॉम्पोजिशन ऑफ द टू फेजेस। तो ये बात है। अब हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, एक रिएक्शन ले लेते हैं। ये वाला तो सिस्टम हम मान सकते हैं एक नॉन रिएक्टिव सिस्टम है, रिएक्शन नहीं है। अब एक रिएक्शन ले लेते हैं, ये वाला रिएक्शन बहुत फेमस है। यहाँ पे आपके पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी आप थर्मल डिकम्पोजिशन देख रहे हो इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, आपके पास फेजेस कितने हैं। ठीक है, तो फेजेस आपके पास कितने हैं, आपके पास 3 फेजेस हैं, 2 सॉलिड अलग अलग फेज हैं, गैस फेज है। सो टोटल आपके पास 3 फेजेस हैं। अब इन तीनों फेजेस की आपको कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, यहाँ पे केमिकल स्पीशीज़ टोटल कितनी है, 3 स्पीशीज़ हैं। 3 स्पीशीज़ है ना, तीनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। कैल्शियम कार्बोनेट भी कंपाउंड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। सो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज़ कितनी है, 3 है। ठीक है, और उनमें से आपको मिनिमम नंबर कितना रिक्वायर्ड है इन तीनों फेजेस की कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए। देखो, अगर मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट जो फेज़ है उसकी कॉम्पोजिशन को डिटरमाइन करना है, तो मेरे को 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, किसकी, CaO और CO2। इन दोनों को ऐड करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा। ऐसे करते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद देखो, अगर आपको कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्पोजिशन डिटरमाइन करनी है इस फेज़ की, तो आप क्या करोगे, CaCO3 माइनस CO2। आपको इन 2 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी टू डिटरमिन द कॉम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की अगर डिटरमाइन करनी है तीनों फेजेस की एक एक बार, तो आपके पास क्या आएगा, CaO। हाँ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपके पास CaCO3 माइनस CaO। तो देख रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम नंबर कितना है, 3, मतलब टोटल नंबर 3 है, उसमें मिनिमम नंबर कितना रिक्वायर्ड है, 2 का, केवल 2 का। तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है, समझने के लिए ऐसे है, ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर्मूलाज के बारे, ये तो हमने समझा है। ठीक है, फॉर्मूलाज में आपके पास क्या है, देखो आपके पास फॉर्मूलाज बनेंगे 2 तरह के सिस्टम्स के लिए। एक आपके पास है नॉन रिएक्टिव सिस्टम, ठीक है, एक आपके पास है नॉन रिएक्टिव सिस्टम और एक आपके पास है रिएक्टिव सिस्टम। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इस केस में अगर आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं तो वो किसके बराबर होंगे, दैट विल बी इक्वल टू S माइनस R माइनस Z। और फॉर अ नॉन रिएक्टिव सिस्टम अगर आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं तो उस केस में वो किसके इक्वल होंगे, S के। ठीक है, हम एक एक करके समझेंगे। देखो, जैसे अगर मैं ये वाला कंसिडर करता हूँ, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया, लिक्विड वाटर में आपने NaCl डिसॉल्व किया, मीन्स के सॉल्ट वाटर सिस्टम कंसिडर करता हूँ नॉन रिएक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने क्या कंसिडर किया, सॉल्ट वाटर सिस्टम इन अ नॉन रिएक्टिव सिस्टम, क्योंकि हम अभी मान रहे हैं कि वहाँ पे कोई रिएक्शन तो हुआ नहीं, वहाँ पे NaCl प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर इसको मैं एज ए नॉन रिएक्टिव सिस्टम मानूं, किसको, सॉल्ट वाटर सिस्टम, मीन्स अब आपके पास NaCl एंड वाटर है बस। ठीक है, वाटर मीन्स कि लिक्विड ही है, वेपर अभी मत कंसिडर करो। सो NaCl एंड वाटर है। अब इस केस में आपके पास S क्या है, आपके पास नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाले की। सो S आपके पास क्या है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज है, नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे आपके पास कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक NaCl और एक वाटर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स किसके इक्वल आएंगे, S के, मतलब किसके बराबर आएंगे, 2 के। सो इट्स ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। जो सॉल्ट वाटर सिस्टम है वो आपके पास एक 2 कंपोनेंट सिस्टम है, अगर हम इसको एक नॉन रिएक्टिव सिस्टम की तरह कंसिडर करें। ठीक है, बट हमें मेन मतलब किससे है, सेकेंड वाले से। मेन मतलब हमें इससे है, सेकेंड वाले से, रिएक्टिव सिस्टम से। हम रिएक्टिव सिस्टम से आगे सारा खेल करेंगे, अभी सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो रिएक्टिव सिस्टम समझो ध्यान से। रिएक्टिव सिस्टम आपके पास C कितना आया, उसके केस में आपके पास S माइनस R माइनस Z, ये आपके पास किसके लिए है, फॉर द रिएक्टिव सिस्टम। अब इसमें S क्या है, S वही है जो हमने बात करी। S आपके पास क्या है, केमिकल स्पीशीज कितनी है आपकी,
ठीक है, कितनी केमिकल स्पीशीज हैं। आर आपके पास कितना है, आर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम कंसिडर करना है यहाँ पे, सो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शंस। और z आपके पास क्या है, z इज बेसिकली एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, z इज एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन। S इज केमिकल स्पीशीज, R इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन, Z आपके पास रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं इस वाली इक्वेशन पे अप्लाई करूं जिसमें हमने समझा था कि दो कंपोनेंट्स कैसे आए, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो डायरेक्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास देखो S कितना है यहाँ पे, S आपके पास है 3, टोटल 3 है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स। R आपके पास कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, नंबर ऑफ रिएक्शंस ऑफ 1 ही है, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना। और कोई रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन है, कोई रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन नहीं है, मीन्स के Z आपका 0 है। तो यहाँ पे अगर आपको C निकालना है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो वो आपके पास कैसे आएंगे, 3 माइनस R1 है, Z 0 है। सो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आ गए 2। सो फॉर्मूला लगा के आपके पास 2 कंपोनेंट सिस्टम आया ये, ठीक है, पर आपने समझा भी है 2 कंपोनेंट क्यों है ये, तो ये चीज़ है। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हम सॉल्ट वाटर सिस्टम हमने जो लिया था, ठीक है, तो सॉल्ट वाटर सिस्टम में हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसकी सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। अब जब हमने इसको एज अ नॉन रिएक्टिव सिस्टम माना तो आपके पास 2 कंपोनेंट्स आए, राइट, बट ये रिएक्टिव सिस्टम में भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और आई विल रेकमेंड कि आप इसको रिएक्टिव सिस्टम में ही कंसिडर करो। क्यों, क्योंकि रिएक्टिव सिस्टम में अगर आप इसको कंसिडर करोगे मीन्स के कोई रिएक्शन हो रहा है, जब आपने वाटर में सोडियम सल्फेट को डिज़ोल्व किया तो सोडियम सल्फेट एज इट इज़ तो नहीं रहेगा ना, वो ब्रेक करेगा, वो डिसोसिएट करेगा। मतलब जो आपके पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो आपके पास डिसोसिएट करेगा, किसमें, सोडियम आयंस में और सल्फेट आयंस में। जब आपने उसको डिसॉल्व किया तो वो क्या किया, वो डिसोसिएट किया सोडियम आयंस में और सल्फेट आयंस में, ठीक है। अब 2 तरह की डिसोसिएशन हो सकती है। देखो मैंने यहाँ पे क्या दिखाई है, मैंने दिखाई है पार्शियल डिसोसिएशन, तभी मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन डाला है, मीन्स के यहाँ पे कुछ अनडिसोसिएटेड सॉल्ट भी होगा प्लस आपके पास आयंस भी होंगे। सो ये मेरे पास पार्शियल है, पार्शियल डिसोसिएशन, ठीक है, पार्शियल डिसोसिएशन। तो जब आप पार्शियल डिसोसिएशन कंसिडर करते हो तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं दोबारा से, तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास S कितना आएगा, S अब कितना हो गया, देखो फॉर्मूला में लगाऊंगा C, इट इज इक्वल टू S माइनस R माइनस Z। अब मेरे पास S कितना हो गया, मेरे पास S कितना हो गया, अब देखो S मेरा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब मैंने कंसिडर किया मेरा सोडियम सल्फेट डिसोसिएट करेगा तो मेरे पास नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज बढ़ गई। अब मेरे पास सोडियम आयंस भी हैं, अब मेरे पास सल्फेट आयंस भी हैं, अब मेरे पास सोडियम सल्फेट भी है क्योंकि अनडिसोसिएटेड बचेगा, वो मैंने पार्शियल डिसोसिएशन कंसिडर किया, और मेरे पास वाटर भी है। तो देख रहे हो मेरे पास सिस्टम में ये वाली सारी केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है। जब मैंने माना कि मेरा सोडियम सल्फेट पार्शियली डिसोसिएट करेगा तो उस केस में आपके पास S कितना आ गया, S आपके पास आ गया 4 डिफरेंट केमिकल स्पीशीज आपकी प्रेजेंट है। नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके कितने आ गए, नंबर ऑफ रिएक्शंस आपके 1 आ गया ना, इक्विलिब्रियम वाला। और यहाँ पे जब भी आप आयंस कंसिडर करते हो, तभी मैंने सॉल्ट वाटर सिस्टम की एग्जांपल ली, जब भी आप आयंस कंसिडर करते हो तो एक आपके पास ऑलवेज रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन होती है जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वाली कंडीशन, ठीक है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वाली कंडीशन। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कंडीशन का मतलब यही है कि जब भी आयंस प्रेजेंट होंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस जितने भी होंगे वो नेगेटिवली चार्ज आयंस के बराबर होंगे। मतलब यहाँ पे मैं क्या कंसिडर करूँगा कि जितना भी मेरे पास सल्फेट आयंस प्रेजेंट हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, वो आपके पास क्या आएंगे, सोडियम आयंस के डबल आएंगे, ठीक है ना, वो आपके पास क्या आएंगे, सोडियम आयंस के डबल आएंगे। सो ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है। बस आपको रिमेंबर इतना ही रखना है
इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मीन्स कितना पॉजिटिव आयन उतना ही नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये आपके पास एक रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन आ गई। अब समझ आया रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन का मतलब। तो आपके पास यहाँ पे ये कितना है, तो ये आपके पास आ गया 4, ये आ गया 1 -1, तो आपके पास आ गया 2। तो आप देख सकते हो जब मैंने उसको नॉन रिएक्टिव सिस्टम माना तब भी मेरे पास 2 कंपोनेंट्स आया, जब मैंने उसको रिएक्टिव सिस्टम माना जब भी मेरे पास 2 कंपोनेंट्स ही आए हैं, ठीक है। अब इसमें ही अगला केस आप कंसिडर करते हो कि आपके पास कंप्लीट डिसोसिएशन है सॉल्ट की। अब थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज़ करो यहाँ पे कि आपके पास सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट ज़रूरी नहीं है पार्शियल डिसोसिएट करेगा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर सकता है। तो यहाँ पे आप कंसिडर करोगे जब आपका सोडियम सल्फेट कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा तो आपके पास क्या है, अब इक्विलिब्रियम वाला साइन नहीं लगेगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब आपके पास नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने प्रेजेंट होंगे। अब नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होंगे, देखो अब आपके पास सोडियम प्रेजेंट है, सल्फेट प्रेजेंट है, सोडियम सल्फेट अब प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया वो, और आपके पास वाटर प्रेजेंट है। सो आपके पास नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज अब कितनी प्रेजेंट है, 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं, 0। इसको रिएक्शन नहीं माना, इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन मानना है, ठीक है। और आपके पास Z कितना है, 1। Z ऑलवेज 1 रहेगा इस केस में क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी वाली कंडीशन है। आपके पास 2 आयंस है ना, तो कंडीशन तो वही रहेगी। सो Z आयंस के केस में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी कारण 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास C किसके इक्वल आ गया, 3 -0 -1 अगेन 2। तो मैंने ये बताना था आपको बेसिकली, जब आपने सॉल्ट वाटर सिस्टम को एज अ नॉन रिएक्टिव सिस्टम कंसिडर किया तो आपने बोला आपके पास सोडियम सल्फेट है, आपके पास वाटर है, तो C आपका किसके बराबर आएगा, S के, मतलब 2 के। बट जब आपने उसको रिएक्टिव सिस्टम कंसिडर किया तब वो डिसोसिएट कर सकता है पार्शली और कंप्लीटली, और उसमें आपने देखा तीनों केसेस में आपका 2 कंपोनेंट ही आया है। यहाँ पे क्या मतलब है, पार्शियल के केस में भी सेम, कंप्लीट के केस में भी सेम, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन आयंस के केस में। तो इस केस में आपके पास आपको कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो कंपोनेंट्स किसके इक्वल होगा, S - R - Z के, ठीक है। अब केमिकल स्पीशीज आपको कौन सी कंसिडर करनी है, जो आपको दी हुई हैं। कौन सी दी हुई हैं आपको, कौन सी दी हुई हैं आपको, बेसिकली आपको कितनी दी हुई हैं, आपको 3 दी हुई हैं। बट एक्वस मतलब आपको वाटर भी दिया हुआ है ना। सो टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज कितनी है आपकी, 4। कौन कौन सी, क्लोराइड है, सोडियम है, पोटाशियम है और वाटर है क्योंकि एक्वस है ना। सो सिस्टम में आपके पास टोटल 4 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। रिएक्शन कोई होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अनडिसोसिएटेड सॉल्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तो अनडिसोसिएटेड सॉल्ट अगर आपके पास प्रेजेंट ही नहीं है, देखो जब मैंने अनडिसोसिएटेड सॉल्ट कंसीडर किया था तब मेरे पास सोडियम सल्फेट आया था एज वन ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे आपके पास सॉल्ट है ही नहीं, आयंस ही हैं केवल, मतलब ये केस कौन सा है, कंप्लीट डिसोसिएशन वाला केस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपके पास नंबर ऑफ रिएक्शंस कुछ नहीं, आपके पास डायरेक्ट आयंस ही हैं। सो 4 माइनस रिएक्शंस आपके पास कोई है नहीं क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन है। कंप्लीट डिसोसिएशन पता कैसी हुई होगी, NaCl आपका कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया होगा इनटू सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयन। पोटाशियम क्लोराइड आपका कंप्लीटली डिसोसिएट कर गया होगा इनटू पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। इसीलिए ये वाले नहीं आ रहे जब हम इस तरह लिख रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास Z कितना आएगा, 1, इस केस में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। तो आपके पास नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आएंगे, 3। सो इट इज़ अ 3 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, अ 3 कंपोनेंट सिस्टम। अब इसी के साथ ये वाली एग्जांपल कंसिडर करो, यहाँ पे भी आपको आयंस ही दिए हुए हैं, ठीक है। और ये वाला केस भी किसका है, ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन, तभी अनडिसोसिएटेड सॉल्ट आया ही नहीं, ठीक है। आंसर आपका सेम ही आएगा अगर आप इसको पार्शली भी मानोगे, बट क्यों कॉम्प्लिकेट करना, जो आपको दिया है डायरेक्ट उसी से कर लो। अब यहाँ पे आपके पास देखो टोटल नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने आएंगे, आपके पास सोडियम आयन प्रेजेंट है, आपके पास पोटाशियम प्रेजेंट है, आपके पास क्लोराइड प्रेजेंट है, आपके पास ब्रोमाइड प्रेजेंट है, आपके पास वाटर प्रेजेंट है, बिकॉज आपके पास
एक्वस है। सो टोटल नंबर कितना आ गया? टोटल नंबर आ गया आपके पास 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस 0 बिकॉज ओनली आयंस आर प्रेजेंट। और Z आपके पास कितना आएगा? Z विल बी इक्वल टू 1, वाई? बिकॉज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी आयंस के केस में, ठीक है। तो आपके पास इस केस में नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने आएंगे? S माइनस R माइनस Z, सो इट विल बी इक्वल टू S आपके पास हो गया 5, R 0, ये 1, तो आपके पास इट्स अ 4 कंपोनेंट सिस्टम डायरेक्टली, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगा? 4 कंपोनेंट सिस्टम। अब मेन बात मुद्दे की पता क्या है? अगर यहाँ पे साथ ही NaCl और KCl भी होता ना, तब भी मेरे पास एक 3 कंपोनेंट सिस्टम ही आता, ठीक है ना। अगर इसको ऐसे लिखा होता या फिर इसको ऐसे लिखा होता, समझ रहे हो? अगर ऐसे लिखा होता, ऐसे लिखा होता, तब भी ये क्या आता? 3 कंपोनेंट सिस्टम ही आता। अगर ऐसे लिखा होता तो इसको हम क्या मान सकते थे? नॉन रिएक्टिव सिस्टम से 3 कंपोनेंट्स आए। अगर ऐसे लिखा हुआ है इसके साथ तो पार्शियल डिसोसिएशन वाला केस, और अगर केवल आयंस लिखें तो कंप्लीट डिसोसिएशन वाला केस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आयंस के केस में। अब इसमें देखो आपके पास है क्या? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड एंड वाटर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको सॉल्ट दिया हुआ है अनडिसोसिएटेड फॉर्म में, और आपको पता भी है कि जो आपका AgCl है, जो आपका AgCl है वो क्या करता है? पार्शली डिसोसिएट करता है। सो पार्शली जब ये डिसोसिएट करेगा किसमें? सिल्वर आयंस में और क्लोराइड आयंस में, ठीक है, पार्शली डिसोसिएट करेगा। तो इसको तभी दिया हुआ है ऊपर, राइट। बाकी सोडियम क्लोराइड और नाइट्रेट एज इट इज दिए हुए हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड तो इससे आ गया, ठीक है, और नाइट्रेट एज इट इज दिया हुआ है। सो लाइक दिस, क्लोराइड तो उसी से आ गया ना, AgCl से। अब यहाँ पे सो टोटल नंबर ऑफ S कितना होगा? S देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 एंड 6, देख रहे हो? 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल मतलब ऊपर वाले काउंट कर लो। सो टोटल आपके पास नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज कितनी है? 6। अब यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो कंपोनेंट्स आपके पास कितने आएंगे? S माइनस R माइनस Z करोगे। अब इसमें देखो आपके पास टोटल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं? 6 हैं। रिएक्शंस कितने? एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको दिख रहा है, क्योंकि अनडिसोसिएटेड वाला, पार्शियल डिसोसिएशन वाला ये केस बन रहा है ना। सो एक आपके पास रिएक्शन दिख रहा है और एक आपके पास इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी होगी आयंस के केस में, है ना। Z तो आपके पास इस केस में 1 आएगा ही, वाई? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास कितना आएगा? 4। सो इट्स अ 4 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। ये वाला आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा था, इट वाज बेसिकली अ 4 कंपोनेंट सिस्टम। सो अब हम चलते हैं आयनिक रिएक्शंस को छोड़ के सिंपल रिएक्शंस की तरफ। आयनिक वाले आपने देख लिए है ना कैसे करने हैं। अब हम सिंपल रिएक्शंस कंसिडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाला रिएक्शन कंसिडर करो। इसमें क्या है? रिएक्टिव सिस्टम है, इक्विलिब्रियम दिख रहा है आपको, तो आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स निकालने हैं। सो वो किसके इक्वल होंगे? S माइनस R माइनस Z के, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास? टोटल नंबर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं आपके पास? 1 2 और 3 डिफरेंट केमिकल स्पीशीज है ना यहाँ पे, 3 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो ऐसा आपका आ गया 3। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हैं? 1। Z आपके पास अभी कुछ नहीं है, देखो आयंस तो है नहीं, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी तो नहीं आएगी, सो Z आपका 0 है। तो आपके पास कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 3 माइनस 1 माइनस 0, मतलब ये आपके पास कितना आ गया? 2, ठीक है। सो इट्स बेसिकली ए 2 कंपोनेंट सिस्टम। चलो उसके बाद हम नेक्स्ट वाला करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, ये वाला करते हैं अभी, ठीक है। अब इसमें देखो आपके पास क्या है? PCl5 इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल। सो PCl5 आपको पता है जब PCl5 को हीट किया जाएगा तो उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन होगी। सो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी तो PCl3 और Cl2 में वो डिसोसिएट करेगा, ठीक है, पार्शली क्लोज वेसल में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ
केमिकल स्पीशीज कितनी है 3 जब वो टूटा, सो S आपका आ गया 3, R आपका कितना आ गया 1 बिकॉज एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है, और Z इस केस में आपके पास क्या आएगा 0 नहीं। देखो इट इज़ हीटेड इन अ क्लोज वेसल, ठीक है, तो जब इसको क्लोज वेसल में हीट किया गया ना, मेंशन किया गया, तो देखो रिएक्शन के तौर पे आप इक्विलिब्रियम में इसको देखते हो, वैसे भी केमिकल इक्विलिब्रियम में इन दोनों की स्टाइशियोमेट्रीज क्या है 1:1, मतलब दोनों की इक्वल अमाउंट प्रोड्यूस होगी ना रिएक्शन में से। आप इसको कैसे करते हो, इसको यहाँ पे आप इसको कैसे करते हो, देखो जे फॉर एग्जांपल इसकी इनिशियल अमाउंट A थी, इसकी 0, इसकी 0, तो A माइनस एक्स इसकी बच गई बिकॉज x इसकी डिसोसिएट हो गई, तो x A बनी होगी, x A बनी होगी, मीन्स के दोनों की अमाउंट सेम बनी, अमाउंट या कंसंट्रेशन दोनों की सेम ही बनी। सो आपको पता है कि गैसेस के केस में प्रेशर किसके इक्वल होता है CRT के, मीन्स के प्रेशर प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन के। अब दोनों गैसेस की इक्वल कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है रिएक्शन मिक्सचर की, मतलब दोनों का इक्वल प्रेशर आएगा। और जैसे आप इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी में आयंस के इन बिटवीन रिलेशन करते थे, यहाँ भी आप गैसेस के इन बिटवीन रिलेशनशिप कर सकते हो। आपका रिलेशनशिप बनेगा क्या, आपका रिलेशनशिप सिंपली बनेगा जो आपका पार्शियल प्रेशर है किसका PCl3 का, वो बराबर आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन के। कब, जब आप हीट करोगे ना क्लोज वेसल। तो ये आपके पास एक रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन आ गई, ठीक है। आइदर आपको मेंशन्ड होगा अलग से कि प्रेशर्स बराबर है, तो रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन डेफिनेटली 1, वो तो आपको देख के पता लग गया, या फिर आपको ऐसे लिखा होगा कि PCl5 इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा C, इट विल बी इक्वल टू 3 -1 -0, सो इट विल बेसिकली यहाँ पे 1 है, ये तो बात करी ना, एक सेकेंड। सो 3 -1 -1, तो आपके पास ये आ जाएगा एज अ 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम। वैसे इसको 2 कॉम्पोनेंट सिस्टम बनना था, बट यहाँ पे एक एडिशनल रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन आ गई प्रेशर्स की, ठीक है। तो तब आपके पास नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स कितने आ गए 1। अब लास्ट वाला कंसिडर करो, ये वाला इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये 3 फेजेस के इन बिटवीन इक्विलिब्रियम है। अब इसको कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज यहाँ पे कितनी है ना। सो टोटल नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज यहाँ पे आपके पास कितनी है, इसको ऐसे कर सकते हो, केमिकल स्पीशीज तो आपके पास H2O ही है। देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। केमिकल स्पीशीज आपके पास यहाँ पे H2O है, तो अगर इसको मैं एज ए नॉन रिएक्टिव सिस्टम मान लूँ, नॉन रिएक्टिव सिस्टम मतलब जहाँ पे C किसके बराबर आएगा S के, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी कितने आएंगे 1। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इनको एज ए 3 डिफरेंट केमिकल स्पीशीज मान सकते हो अगर इसको रिएक्टिव सिस्टम कंसिडर किया जाए। सेकेंड वाला थोड़ा बेटर रहेगा बिकॉज आपके पास 3 डिफरेंट, मतलब 2 इक्विलिब्रियम है ना, सो इक्विलिब्रियम मतलब रिएक्टिव सिस्टम है, तो इसलिए वो बेटर रहेगा। सो ये चीज़, इस केस में आप केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने कंसिडर करोगे 3 क्यों, वाटर सॉलिड, आइस, वाटर लिक्विड एंड वेपर्स, तीनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, इसके कारण। सो यहाँ पे ऐसा आपके पास हो गया 3, तो आपके पास C किसके इक्वल आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस, यहाँ पे आपको S माइनस R माइनस Z लगाना है। सो 3 माइनस रिएक्शंस कितने हैं 2 है ना, सो 2 रिएक्शंस, और कोई रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन है नहीं, सो आपके पास दोबारा कितना आएगा 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम, ठीक है। सो ये भी आपके पास एक 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम की ही एग्जांपल है, राइट। तो एक बार आप इसको देख लो। सो आपने एट द एंड देखा कि यहाँ पे आपके पास इट्स बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ 1 कॉम्पोनेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि हमने कॉम्पोनेंट्स किस तरह निकालने हैं। हमने 2 तरह के फॉर्मूलाज किया हमने नॉन रिएक्टिव सिस्टम के लिए, उसके बाद हमने रिएक्टिव सिस्टम के लिए किया। रिएक्टिव सिस्टम में हमने आयंस के केस में भी कंसिडर किया कि आप इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को एज ए रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन किस तरह इंक्लूड करते हो इक्वेशन में, टू बेसिकली कैलकुलेट द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमने नॉर्मल रिएक्शंस कंसिडर किए। रिएक्शंस के केस में जब आप सिंपली रिएक्टिव सिस्टम का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आप किस तरह करते हो, और जब भी आपको कोई रिस्ट्रिक्टिंग कंडीशन दी हो तो उसको आपने ज़रूर फॉर्मूले में इंक्लूड करना है, उससे आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। सो ये रहा आपका यहाँ पे कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट करेंगे।
सो टिल देन हैप्पी लर्निंग।